शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे 55 साल तक आपने बहुत प्यार किया, अपने प्यार से, दुलार से, मान सम्मान से सुपरस्टार बनाया। ऐसा एक्टर जिसने आपको कभी रुलाया, कभी हंसाया, लेकिन आपने हर रूप में उसे बहुत प्यार किया। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली धर्मेंद्र। तो आपकी अदालत में हमारे बीच सुपरस्टार धर्मेंद्र हैं और आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं जाने माने लेखक, विद्वान, चिंतक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू किया जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जामात का सिलसिला शुरू करूं, सवाल पूछूं, एक नजर सुपरस्टार धर्मेंद्र के फिल्म करियर पर। लवली, आपने खूब दिखाया मुझे। वो तो अच्छा दिखा दिया, मुकदमा अब शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा सुपरस्टार धर्मेंद्र पर। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार धर्मेंद्र पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। धर्म जी, ये बात बचपन से है। आपके पिताजी चाहते थे पढ़ाई करें, बेटा पढ़ लिख के कुछ बने, और आपने उन्होंने तो फिल्में भी नहीं देखने दी थी, पाबंदी लगाई हुई थी फिल्मों पर। जी हाँ, वो पिताजी के साथ साथ स्कूल टीचर थे। अंदाज़ा लगा कितने डिसिप्लिन होंगे। मुझे याद है एक दफ़ा मैं छोटा था तो जी चाह के उनके साथ सोऊं मैं जाके, तो माँ से कहा कि मैं बाबूजी के साथ सोना है। तो कहती सुला लो ना इसे, सोना चाहता है। तो मैं गया, लिहाफ उठाई, गले से लग के सोने लगा। तो कहने लगे पहाड़े सुना बच्चे। मैंने सोचा मैं सोने आया हूँ, मरने नहीं आया। सुनाने पड़े इस तरह। तो अच्छा डिसिप्लिन, उसी वजह से जो मैं हूँ आज, अपने माँ बाप की जो सभ्यता, जो तहजीब व तमद्दुन मुझे मिला है, उसी की देन हूँ मैं आज। तो पहली फिल्म कौन सी देखी आपने जब पाबंदी हटी है? पहली फिल्म मैंने शहीद देखी थी। जब बाबूजी के स्कूल से बाहर निकला तो ऐसे लगा कि मुझे आज़ादी मिल गई। तो देखकर मैं देखते ही रह गया, यार ये क्या है, क्या ये चीज़। दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, तो लगा ये हसीनो जमील शहजादे, ये अप्सराएं कहाँ रहती हैं। ऐसे लगा ये मेरे हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए, आई एम वन ऑफ देम। तो कुछ इस तरह से लगा। और क्या कि मेरी इबादत में तासीर थी और मासूमियत थी। उस गर्मी से मालिक पिघल गया होगा जो मुझे मौका मिल गया। लेकिन मैंने सुना कि जब आप मुंबई आए थे, प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे तो वो कहते थे भाई पहलवान जी जाके कुश्ती लड़ो, यहाँ क्यों आ गए? ये हुआ एक पिक्चर में। हालांकि मुझे बंदनी के लिए साइन हो गया था मैं, लेकिन बिमलदा और गुरुदत्त ये लोग आराम से फिल्में बनाते थे। तो फिल्म बनने में वक्त हो गया। और बॉम्बे जैसे शहर में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, कैसे अपना ज़िंदगी की गाड़ी तो चलानी पड़ती है। तो इतने में लव इन शिमला के लिए मुझे बुलाया गया। तो मेरे टेस्ट होने के बाद कहने लगे मैं हॉकी प्लेयर नहीं, मुझे हीरो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा जी, नहीं ना सी। तो इस तरह से कई होता है, चलता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी। काम मांगना तो कोई बात नहीं, वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, काम को पूजा समझा। लेकिन आपको कभी लगा कि अगर नहीं चले तो क्या करेंगे? हाँ, उसका मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब मैं
मैं थोड़े पैसे कमाने लगा तो फिएट गाड़ी ली मैंने कोई 18,000 में। तो मेरा भाई अजीत कहने लगा भाजी वो हैरन ले लेते, वो अच्छी थी, वो खुली गाड़ी में हीरो भी अच्छा लगता है। मैं कहा अजीत इस इंडस्ट्री का भरोसा नहीं भाई, जाना तो नहीं यहाँ से, अभी बन के जाऊँगा कुछ ना कुछ, अगर वक्त लग गया तो मैं फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाएंगे, फिर स्ट्रगल करेंगे। तो इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से थी कि लेकिन अच्छी फिल्में शुरू में की आपने, सत्यकाम की बहुत तारीफ हुई, फूल और पत्थर की बहुत तारीफ हुई, बंदनी जैसी साफ सुथरी फिल्में की आपने, लेकिन बाद में ये जट यमला पगला दीवाना, इसमें भी एक पन है साहब, ये भी एक सीधा साधा किरदार, जो ट्रक ड्राइवर, उसको पुलिस बनना पड़ा। इट वाज ए रिवेंज स्टोरी, फिर भी थ्रू आउट कॉमेडी की है, कॉमेडी चलती, सिचुएशनल कॉमेडी थी। और कॉमेडी पता नहीं क्या है, मुझे बहुत इजी लगती है, तो कॉमेडी में ही सारा कुछ निकल गया। ये भी चली थी पिक्चर, ये 25 हफ्ते चली थी, बहुत चली थी आपकी ये। और जब आप कॉमेडी करते थे कुछ ज़्यादा ही पिक्चरें चलती थी तब। कुछ ऐसा है कॉमेडी, पता नहीं कुछ, इसी मैंने सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे अंदर क्या है, कि बचपन से ही ऐसा था, कुछ ऑब्जर्वेशन देख के लोगों को ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और क्या है, जज्बाती इंसान, मैं तो कहूँगा एक्टिंग नहीं होती, इससे रिएक्शन, और रिएक्शन एक जज्बाती इंसान का जल्दी होता है। आप उसको प्यार से बुलाएंगे या कुछ किसी दुखी को, अरे बेचारे को चोट लगी यार, इसको पकड़ो, इसको ले जाओ जल्दी से, अपसेट हो जाता है। और किसी ने कुछ कहा, गुस्सा कर, यार तेरी माँ, तो वो भी जल्दी हो जाता है। तो ये रिएक्शन ही एक्टिंग है, और रिएक्शन को किस जगह के कितना नाप तोल के करना है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्में सिखा देती अब हैं। आपके रिएक्शन में ये कुत्ते बहुत आता है, कुत्ते तरफ कि पता नहीं एक दफ़ा हो गया और ये मशहूर हो गया, आता तो हर था, मगर इसने नहीं, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा तो अब ये कुत्ते कमीने तरफ पी जाऊंगा और फिर इन कुत्तों के सामने नाचना जहाँ कुछ पता नहीं, विलन बेचारे को, कुत्ता तो वफादार होता है, मैं इनको कुत्ते क्यों कहा, ये तो वफादार ना थे। तो ये जो डायलॉग हैं, मैंने सुना है कि आप अपने आप ही लिख देते ये कुत्ते वगैरह वाले डायलॉग। नहीं, कुछ नहीं, डायलॉग्स का यहाँ कई दफ़ा अंदर से, इफ़ यू आर इन द रोल, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आ जाती हैं। तो मैं उसका लबे-लाभ ले लेता था कि ये मेरा सीन है, ये मेरे डायलॉग्स हैं, तो उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ कर देता था। तो कई जगह हमारा क्या, इंडस्ट्री में हर एक्टर को क्यू चाहिए एंड में, यार ये बोलना तो मेरे डायलॉग शुरू होंगे। तो एक दफ़ा विनोद कहता, पाजी लास्ट का क्यू तो ठीक दे दो मुझे। तो कई दफ़ा चल जाता था मैं अपने डायलॉग, फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं यार, लास्ट वर्ड कुछ भी हो जाए, ये करना है। ऐसे कौन से एक दो डायलॉग आप बता सकते हैं जो आपने लिखे हो, अपनी मर्जी से बोल दिए हो? मैंने नौकर बीवी का मैं बहुत कुछ लिखा है, उसमें पता नहीं देखी होगी ना पिक्चर, तो उसमें हीरोइन मुझे किराए का पति बना लेती है। बचपन में वो मेरी मंगेतर थी, बाद में मैं हालात ने बदला, तो मैं कहा कि मैं पति तो हूँ ही, सोने दो इधर ही बेडरूम में। कहती नहीं यहाँ नहीं, चलो अंदर। बाथरूम में धक्का दिया, मुझे अंदर गया, तो मैंने यार ये बाथरूम में, तो हम बचपन में वो लूडो खेलते थे ना, डायस होता है, तो मैं डबिंग में भी ठीक कर जाता हूँ कई दफ़ा। तो मेरा मुंह इधर था, तो मैंने कहा देखूँ क्या कर क्या रही है ये। तो मैं जब इधर घूमा तो मैंने कहा इतना बड़ा लूडो खेलने वाला कहाँ से ले आई। तो उसमें लोगों की इतनी हंसी आई, मैंने लेडीज़ को देखा, दे वर लाफिंग, वो लूडो। तो इस तरह से एक्टिंग। जो शोले का मौसी वाला डायलॉग हो, वो भी उसने आपने लिखे थे? नहीं, उसमें जी मैंने लगाया था। अच्छा।
जी लगाने से मौसी यूज़ भी उसको गाली निकाल देता है, ए बुढ़िया जी चक्की पीसिंग दिस एंड दैट। तो उसके बाद ही जब उसने कहा उतर आओ मंजूर है आ जाओ, आया मौसी जी आ रहा हूँ, तो फिर जी लगाने से और अच्छा हो तो वो आ जाता, ऑटोमेटिकली हो जाता। ये कुदरत की देन है कि मैं जो फ्लो में, घर में भी हम होते हैं कि माँ ने कुछ पैसे प्लीज़ जी माँ तो 4 आने दे दो ना, फिल्म जाना है, तो जी लगा के ज़रा थोड़ा हो जाता है। लेकिन आप एक्टिंग अपनी मर्जी से करते हैं, डायलॉग अपनी मर्जी से करते हैं, तो आपकी फिल्म में डायरेक्टर का कोई रोल होता है कि नहीं होता है? नहीं, डायरेक्टर करता है सब कुछ। जहाँ जहाँ अच्छे डायरेक्टर मिले वहाँ तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, जैसे ऋषिदा थे, दुलाल गुहा थे, और भी कई अच्छे डायरेक्टर में कैप्टन डायरेक्टर ही होता है। तो बाकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, रास्ता अच्छा हो चलने को, तो मुश्किल नहीं पड़ती। फिर उसमें हम ड्रिबल करते हैं कि कैसे ले जाके बॉल कैसे गोल करना है। अगर रास्ता ही अच्छा नहीं, पिच अच्छी नहीं, तो आप कितने भी ठुड्डे मारते रहो, कुछ बात बनती नहीं। ऐसा आपके लिए तो रास्ता कैसा भी हो, जब आप डांस करने लगते हैं तो दुनिया उसको तालियां बजाती है, और अपने अलग अंदाज में। मैं अपने ढंग से नाचता हूँ, लेकिन जो स्टेप मैं खुद कर जाता हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर कहे कि इसको फिर से कर लो, तो वो रिपीट नहीं हो सकता। वो एक दफ़ा हो गया, आप दूसरा अभी नया बनाएंगे, ये तो नहीं हो गया। तो ये जो जट यमला पगला जिसकी भी हम देख रहे थे क्लिपिंग, आपने अपने आप सारा कर दिया? हमारे डायरेक्टर थे गोपी कृष्ण जी, डांस के कोरियोग्राफर। तो आए धारा इसको ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 ये स्टेप लेना है। मैंने कहा इस स्टेप के अगर मैं 2 स्टेप ज़्यादा ले जाऊँ तो क्या है, जल्दी ख़त्म करूँगा। तो उसमें मगर वो रिदम ही ऐसी थी, रिदम आ गई थी मेरी, और बाकी कैरेक्टर मैंने छोड़ा नहीं। वो जो ट्रक ड्राइवर है वो थानेदार बना है तो करेगा तो ट्रक ड्राइवर की तरह, वो परेड तो नहीं करेगा जैसी होती है, वो ऐसे ही रहेगा। उसमें अपना कैरेक्टर जिया है मैंने उसमें। आई थिंक इट वाज माई अच्छा, मुझे खुद इस बात का स्वाभिमान है कि फिल्म में मैंने अच्छा किया है। अभी भी जो वो फिल्म जब टीवी पर आती है तो लोग उसको बहुत देखते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस सब के अलावा ये शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप। ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हूँ, उन्होंने जो दिया शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे। मैंने कहा ये तो बन गए बेटे, अब तो ये ऐसे कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी ज़िंदगी ने तवाज़ुन सीखा है। वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। लेकिन आजकल सलमान खान शर्ट उतारते हैं। जी हाँ, वो उसको इसी एक ऐसा दौर चल पड़ा है अभी, एक्टर बनने के लिए अच्छा शरीर, अच्छा डांस ये लाजम हो गया है। हमारे वक्त में तो नाचने को कहते थे यार ये नाचना है, नचार बन गया क्या। मर्द तो नचाते हैं, नाचते नहीं। तो इसलिए सीखा नहीं डांस। फिर भी मुझे एक दफ़ा मेरे जो पहला दिल भी तेरा हम भी तेरे के डायरेक्टर था अर्जुन गुरानी, मेरा अच्छा यार था। उसके पास 10 रुपये होते थे तो मुझे 5 दे देता, तो इतना दोस्त था। खैर उसने मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा, स्टैंड सिनेमा के पास स्कूल था कि डांस सीखो, तो सिंधी हैं ना, डांस सीखना पड़ेगा, थोड़ा सुनता भी कम थे। तो हाँ मैं सीखूँगा जाओ। तो वहाँ फॉक्सट्रॉट शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 लड़की थी, तब मैं बहुत शर्मीला था, अभी हूँ ऐसा। तो करके मैं यार क्या इनके साथ 1 2 3 4 करता रहूँगा। नीचे समोसे थे, चाय की दुकान थी, पी के तो अपना आ जाता था करके। तो 31st नाइट आई तो उन्होंने कहा
बुलाया मुझे सीसी क्लब में कि इधर मैंने कहा मेरे पास सूट नहीं यार, मैं कहता वो फिल्म वाला पहन लो, एक वाइट कलर का अच्छा सूट था, पहना, मेरी नॉट खुल गई चर्च गेट स्टेशन पे, तो मैं किसी को पूछ रहा हूँ यार मेरी नॉट बांध दो उससे नॉट ठीक करवाई, क्लब वहाँ पहुँचे तो अर्जुन कहता करेगा डांस, मैं हाँ करूँगा क्यों नहीं। तो खिमा उनकी सिस्टर थी कि जाओ खिमेश के साथ डांस करो, जाओ देखो कैसा करता है, आओ। तो मैं गया तो मेरे पैर खिमा के ऊपर, खिमा गई कि ठग, मैंने उसे कहा भाई को मत बताना तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इस तरह फिर निकल गया, लेकिन मैं रिदम को कैसे न कैसे पकड़ लेता था। 55 साल पहले शुरू किया था और आज भी आप उसी अंदाज में डांस कर रहे हैं। अभी नई फिल्म आने वाली है, उसके देखे हमने टेक्स। नहीं कई जगह मैं तुझे दिल में बंद कर लूँ, दरिया में फेंक दूँ चाबी, अपना तो मैं बदलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि सेम ही करता हूँ। मैं देखता हूँ कि लाइन क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, उसकी फील क्या है, तो यहाँ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं बदलता रहता हूँ। ऐसा नहीं जो रफ्ता रफ्ता देखो आँख वो की है अभी, हाँ और आँख जिससे लड़ी है पास मेरे खड़ी है। उसमें मैंने उनसे कहा था भी मैं क्राउड में डांस नहीं करूँगा, तो उन्होंने वो क्रेन लगा दी ऊपर, मैं और रेखा, तो नीचे सब, तो अच्छा गाना बहुत अच्छा हुआ था वो। उसमें वो मराठी में भी था कुछ, आगे ये जबड़ी ये लाजो नको, तो वो सब करता हूँ, वो मैं क्या फील कर लेता हूँ, फिर मेरे अंग पंग खुद चल पड़ते हैं। मज़ा आता है आपको? मज़ा आता है। अब जो नई फिल्म आपकी आ रही है, इसमें एक बार फिर से आप और रेखा डांस करते दिखाई देंगे। अच्छा, अभी मैं उसमें सब, सलमान ने भी किया है, रेखा भी है, सोनाक्षी है, शत्रु भी आया है, तो अच्छा सब मोहब्बत करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। धर्मेंद्र से प्यार तो करते हैं सब, एक जुटला तो सकते नहीं मुझे, तो अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा लगा मुझे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस लव मी सो मच, दे रिस्पेक्ट मी, आई लव देम अ लॉट। जो यहाँ लोग बैठे हैं उनके तालियों से पता चलता है कितना प्यार लोग आपको करते हैं। I can look in their eyes, I can smell, खुशबू आ रही है मोहब्बत की। नहीं चाहता जो जरा दिल से पूछे वो, धड़क उठेगा नाम से मेरे और गवाही देगा वो। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्मी दुनिया के लेजेंड धर्मेंद्र पर आरोप है कि ये बेपरवाह हैं। अब धर्म जी, इतने बरस लोगों ने प्यार किया, 55 साल तक 300 फिल्में, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, एक से एक सुपरस्टार आए, लेकिन आप अपनी जगह कायम है। लेकिन अपने बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, कभी कोशिश नहीं की नंबर 1 बनने की? ठीक है साहब, हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का बाबा आदम निराला है। यहाँ कभी कोई कुछ भी नहीं होता और कभी कोई जैसा कोई नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा इस इंडस्ट्री में ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे। मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनो तो कैसे। इसके लिए एक बड़ा मौजूद शेर है कि वो फिल्म ये नंबर 1 या स्टार ऑफ दिस, स्टार ऑफ सेंचुरी, दिस, अब सो मैनी चीज़ें, कोई बादशाह, कोई कुछ हो जाए। तो मैंने कहा हम 3 में हैं न 13 में, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। इस तरह से चला आ रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा
ये नहीं कि मुझे वो मिल जाए मैं ये कर लूँ, या मैंने पैसे नहीं बढ़ाए लोगों की तरह, मुझे मार्केटिंग होती ये नहीं आता। तो मुझे यही था कि मैं लोगों के दिलों में बस जाऊँ किसी तरह, लोग मुझे प्यार करने लगें। पैसे तो आएंगे कुछ भी है, लेकिन मुझे पैसे की इतनी ना, मुझे शोहरत तो एक नशा है साहब, चढ़ता है उतर भी जाता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। और ये मोहब्बत लोगों के दिलों में जज्बा घर कर चुकी है, अब ये निकाल नहीं सकते। लोगों ने बहुत वाकई में प्यार किया और आपने उस मोहब्बत की बहुत कदर की, लेकिन अपनी कदर नहीं की। बड़ी बड़ी फिल्म वक्त आपको मिली, जी हाँ, आपने मना कर दिया। उसमें देखिए क्या था, आई वांटेड टू डू, और राजकुमार जी का रोल, लवली रोल, बहुत अच्छा था, मक्खन वाला सीन। तो उसमें क्या था, मैंने चोपड़ा जी से कहा कि चोपड़ा जी मैं अभी आया हूँ, मेरी बिगनिंग है, हिट हुई है मेरी फिल्में, मुझे जो राजकुमार जी का रोल था वो एल्डर ब्रदर का था, उससे छोटे सुनील दत्त थे, उससे छोटे शशि। तो मैंने कहा मुझे मंझला बना दीजिए बड़ा की जगह, क्यों ना फिर मुझे बड़े भाई के रोल मिलेंगे नहीं तो कि हाँ सोचते हैं करते हैं। वो तो टालने वाले थे, वो टाल के कि वो बड़ा भाई बनना पड़ेगा। तो फिर मैं भी टाल गया कि मैं नहीं बनूंगा। जंजीर का जो रोल अमिताभ बच्चन को जिसने सुपरस्टार बनाया, वो आपको ऑफर किया गया था? उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि वो फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से ख़रीदी थी, मेरे पास पड़ी रही, और मैंने समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ की थी। उन्होंने इतना ही बस सो एक्साइटेड कि मुझे दे दो कहानी, मैं बनाऊंगा पाजी, ये मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही बात है यार, मैं बनाऊं तुम बनाओ, मुझे तो प्रोडक्शन आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहानी दे दी। तो हमारी एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने करोदी फिल्म बनाई थी, मिस्टर विवेक, तो उन्होंने कभी अप्रोच की होगी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए। प्रकाश मेहरा ने ना कर दी होगी, कोई वजह होगी। तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी कसम दी मुझे आकर कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह का इमोशनल बंधन में बांध दिया मुझे। और मेरे घर वाले भी कहते मत करो ये करो। मैं दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी मुझे इसी वजह से, एक बहन के कहने से छोड़ दी पिक्चर। बहन ने कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ पिक्चर नहीं करनी। हाँ मत करो, उसी खुन्नस से कि उन्होंने उसकी पिक्चर नहीं की थी, अदरवाइज ये मेरी फिल्म थी। अब मेरे बाल छोटे छोटे बाल थे, और वो रोज़ प्रकाश मेहरा कहता था ऐसा सीन लेंगे, ऐसा करेंगे। समाधि उनके साथ की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट बनाई थी। वो भी बहुत दुखी है कि मेरे इधर देन ही ट्राइड देव साहब, देन ही ट्राइड राजकुमार, देन ही ट्राइड, देन अल्टीमेटली जिसकी मुकद्दर में होता गया, और वो आज जंजीर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये होता है इस लाइन में, ये चलता रहता है। लेकिन अमिताभ बच्चन को शोले में आपने रोल दिलवाया था? मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन अब वो कह दीजिए आज तो। अब नहीं, अब अमिताभ खुद कहने लगे अमिताभ कि ये रोल मुझे धर्म जी ने दिलवाया था। तो मैं कहता हूँ हाँ रोल वो आते थे मेरे पास, वरना ये रोल शत्रु को जा रहा था। और शत्रु को पता लगा भाई पाजी मेरा रोल क्यों उधर दे दिया। मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया, मुझे वो पहले आया था, मुझे उससे चलो बेचारे को उसको दे दो। तो इस तरह ये फिल्म थी एक मेरी, अमर अकबर एंथनी। तो मैं उसके साथ चाचा भतीजा कर रहा था, धर्मवीर कर रहा था, डबल शिफ्ट कर रहा था, थका हारा, 16 घंटे काम, कभी 20 घंटे भी करता था। तो मैंने कहा मनमोहन देसाई से कि यार ये तुम बना लो किसी के साथ, मैं नेक्स्ट तेरी करूँगा। उन्होंने उसको बोला नहीं, वो कुछ अंदर से यहाँ ईगोइस्ट बहुत है हमारी, और ईगो ऐसी कंटेजियस बीमारी है, एक को हो तो दूसरे को झट से होती है कि वो ईगो अच्छा तो उसने यूँ किया तो मैं कहा तो मैंने कहा नहीं कि तो नहीं करूँगा। फिर मैं उसके साथ फिर एक दफ़ा यहाँ ये रास्ते बदल जाते हैं। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी यूँ रखा है साहब। लेकिन अच्छी फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, अच्छी फिल्म थी, तो भी कोई फ़र्क, अगर वो भी कर ली होती तो क्या होता।
इतना कुछ सब कुछ पाकर भी हासिल ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, यार तो ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, ये भी मिल गया। लोगों के दिलों में जो प्यार मिल गया, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसी पे जिंदा हूँ, ये पाने के लिए मैं आया था। लेकिन शोले में अमिताभ बच्चन को रोल दिलाकर अच्छा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। आज भी लोग गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो उसी गाने में हंसा, उसके बाद हंसा ही नहीं। उस गाने में उसने ये तो पूरा, उसके बाद कोई भी सीन नहीं जहाँ मेरे से हंस के बात की हो, कहीं भी। मैं स्टाइल है, वो अपना अपना स्टाइल है। मैं तो, मेरा खिलंदड़ा था, मैं खिलंदड़ा तो, लेकिन उस पूरी फिल्म में आप तो मजाक ही करते रहे, अपने हंसाते रहे लोगों को। देखिए, बेस्ट रोल मुझे वीरू से अच्छा कोई रोल नहीं लगता था। अभी बीच में कई बात उड़ी कि मैं वो करना, गब्बर का करना चाहता था, मैं ठाकुर का करना चाहता था। आप बताइए, ऐसा प्यारा रोल वीरू को छोड़ के मैं क्यों करता? वो हाथ बंधे हुए हैं, तम्बाकू खाता है, क्यों? तो हीरोइन के साथ आगे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो क्या गाने वाने का मजा लो अपने ज़िंदगी का। ऐसा कलरफुल रोल। और वीरू का रोल तो शायद इसलिए किया था कि सामने हेमा मालिनी थी। नहीं, इसलिए भी कई बातें होती हैं। अब बहुत सी बातें न बिन कहे भी समझी जाती हैं, कुछ बातें कहकर भी समझाई नहीं जाती। वो जो इमोशन था ना आपका कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाकई में बहुत सारी कहानियाँ इस बात को लेकर चलती हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जैसे जब पीना शुरू होते तो फिर रुकते ही नहीं थे। वो तो था। अभी मैं कभी कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझे कहता है, इश्क ने मारा तुझे, शराब ने मारा, मिलता ना वरना कोई सानी तुम्हारा। और मैं भी जवाब दे देता हूँ खसियाना से होकर कि शराब ना होती, इश्क ना होता, ये जीना भी कोई जीना होता। लेकिन ये सही है कि हमने कहानियाँ सुनी मुंबई में जिस तरह से बरसात होती है और नॉन स्टॉप कई दिन चलती है, तो नॉन स्टॉप कई ऐसा नहीं। मैं बीच में छोड़ता 6 महीने और बैडमिंटन खेलता था, स्वेट आउट करता था ठीक अपने को करके, फिर शुरू हो जाता। तो मैं थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। लस्सी में भी डाल के पी लेते थे। वो तो एक दफ़ा क्या, आग की शूटिंग हो रही थी तो मेरा बियर पीने को दिल किया दोपहर को। तो ये मौसमी चैटर्जी समझती है कि, तो मैंने उसको कहा कि इसमें झाग बना के लाना, ऊपर बियर डालो तो उसके ऊपर झाग सी बन जाती है। तो बोलती है, ए धर्मेंद्र ये क्या पीता है? मैं लस्सी पी रहा हूँ, लस्सी। अच्छा थोड़ी मेरे को देना, उसको मालूम था। तो समझ गई, मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ठीक है यार, मैं बियर पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। तो कभी बियर पीने से कुछ नहीं होता। और हमारे कैमरामैन थे शोले में, जिम, वो दिन में अपना उसको रूटीन था, वो 5-7 अपने बियर रखता था और फिर बट वो यूज टू होते। तो मैं पीछे बैठा था यार, और सामने बियर पड़ी है और तो मैं ऐसे उठा के मैंने मार के तो उसके बाद उसने देखा यार मैं तो थोड़ी पी ये तो प्रोडक्शन वाले ने कहा साहब आज 12 बोतल हो गई। कहते मैं नहीं यार, इतने हाउ इट हैपन आई डोंट नो। एंड देन ग्रेजुअली फिर एक दिन उसने मुझे देख लिया ऐसे, ओ यू डिड इट। तो चलता है। आई यूज्ड टू एंजॉय लाइफ यार। मैंने आपको फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शन में देखा था। जी हाँ, वो भी आपने देखा था, मैंने भी आपको देखा था। लेकिन मैंने आपको पीते देखा था। आपने मुझे, अब मैंने आपको ताड़ते देखा था। आप मुझे ताड़ रहे थे और मैं अपना लगा रहा था। तो अभी फिल्म फेयर का फंक्शन है तो मज़ा लेना चाहिए। लेकिन लोग तो ये जानना चाहते हैं कि इतनी पीने वाले
जिसको जिसके बारे में कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट बूजर, लेकिन जब आप रोल करने के लिए मैदान में उतरते थे तब कोई असर नहीं दिखाई देता था? मेरा लिवर बहुत स्ट्रांग है। वहाँ मैं फिर भूल जाता था। मैंने हर किरदार में अपने आप को ढाला है। मेरी कोई मेथड एक्टिंग नहीं थी, मैं कोई स्टाइल नहीं बनाता था, फिर भी मैं चुपके में कुछ और लगता हूँ, शोले में कुछ और लगता हूँ, प्रतिज्ञा में कुछ और लगता था, नौकर भी, हर जगह मुझे खुद ही लगता था ये मैंने किया। एंड आई यूज्ड टू फील हैप्पी अबाउट इट कि बगैर मेथड एक्टिंग के, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बगैर अगर कर जाओ और अच्छा लगे तो बड़ी अच्छी बात होती है। स्टंट अपने करते थे खुद अपने आप? हाँ, स्टंट भी किए बहुत। स्टंट तो ऐसे कि घोड़े में फुल गैल पाकर शोले में दूसरे आदमी पे जंप किया, उसको लेके नीचे गिरा और उस घोड़े पे सवार हुआ। वो घोड़े के हूप्स बिल्कुल जो गिरा था आदमी उसके ऊपर जा रहे थे। मैंने घोड़ा खींचा बहुत ज़ोर से, तो लकीली घोड़ा इधर गिरा, मैं इधर गिरा। और एक शॉट था मेरा गांव मेरा देश में, तो हमारे डायरेक्टर बड़े इमोशनल, तो मैंने अपने जो स्टंट डायरेक्टर थे उनसे कहा इनको बोलना नहीं कुछ। वो उसमें सीन था कि डाकू मुझे लाके ठिकाने पे छोड़ेंगे, तो घोड़ा लाके मुझे वहाँ पटक देता, अलग होता है, मैं गिरता हूँ। दैट शॉट आई गेव माई सेल्फ। अभी भी कभी मौका लगे देखिएगा। तो मैंने कहा कि इनको पकड़ना, शॉट ख़राब ना हो जाए। तो जब मैं गिरा तो उठे, वो गए धर्मेंद्र, तो उसको पीछे खींच लिया। ये क्या यार, ये तुम मुझे क्या बॉस, क्या हो रहा है? बोले साहब हमने सोचा था कि आप नहीं करने देंगे, वो करेगा। तो कर जाता था मैं, इसमें मज़ा आता था। दिलेर भी था, गांव में रहने वाला, तो तालाब के किसी बड़े बैनियन ट्री से छलांग मारते थे नाक पकड़ के, पता नहीं क्या हाइट होती थी, और घर वाले कपड़ों से सूंघ के बताते थे कौन सा तालाब से आया ये। एक फिल्म में चीते से लड़ाई करनी थी, वो भी आप खुद भिड़ गए? वो डुप्लीकेट थक जाता था। वो डुप्लीकेट का, तो मैंने कहा हट पीछे यार, मुझे ये क्या तू ऐसे कर रहा है। तो कोई आपको समझाता नहीं था कि इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े स्टार, कहाँ आप चीते से उलझ रहे हैं? पहले दिन मैं गया, देवर थे डायरेक्टर, फर्स्ट डे 4 टाइगर मुंह खुले हुए मेरे सामने छोड़ दिए। अब मैं जी पे कर रहा हूँ है तो साले, और वो एक जो उनका मद्रासी स्टाइल में, सर ये बहुत राउडी केयरफुल। मैंने कहा तेरी मारे। मैं ड्राइवर से कहा तो रिवर्स लगा के रखना यार, जीप वाले को, जीप वाला भी डरा बैठा थे। तो हम एक्टर को तो एक्टिंग करनी पड़ती है, तो फिर मैंने करना पड़ा, तो करते जाते हैं। पहले दफ़ा मुझे लगा था कि ये खुला है, कहीं हाथ मुंह ना ख़राब हो जाए, एक्टर बनना है, कल इधर से छील के ले गया तो क्या। तो थोड़ा तो फिक्र होता है, ऐसा नहीं, फिर भी केयरफुली मैं कर जाता था। कुछ दलेरी दी है भगवान ने, नेकी भी दी है, दलेरी भी दी है, सब कुछ दिया है। वो गुण जो एक एक्टर में होने चाहिए उसने दे दिए हैं, कुछ शायद बाकी हो। सारे गुण आपको भगवान ने दिए, मोहब्बत जनता की दी, फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन अवार्ड मिलने में थोड़ी कोताही हो गई। हाँ, वो अवार्ड देने में या लेने में कोताही हो गई। आप अवार्ड लेने आने चाहिए साहब। मैंने देखा, बाद में देखा, पहले मुझे लगता था यार ये ट्रॉफी लेते हैं, फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवाऊँगा। फिर मैंने देखा ये तो कुछ मामला अंदर ही अंदर से पकता है, खिचड़ी पकती है तो ले जाते हैं। तो खिचड़ी पकानी मुझे आती नहीं और ना आएगी कभी। तो अवार्ड, ये अवार्ड के कम ही इधर बैठे हैं। इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा? लव देम, यही है। कहते हैं शेर अपने उनका ही है कि आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होती है। तो इनकी आवाज़ सुनता है वो, और इससे मैंने एक लाइन जोड़ दी और अपनी, क्योंकि लिखने का शौक़ है, कि आवाज़ खल्क अगर नक्कारा खुदा होती है तो खिदमत खल्क भी इबादत खुदा होती है। इनकी खिदमत करो। मैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए खिदमत कर रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज़ पहुँचा देते हैं कि यार हमारे धर्मेंद्र का ख्याल रखना भगवान,
ओह ऊपर वाले तो कहते होंगे। आज इनकी कोशिश तो होती है। और जब भी मुझे कभी अवार्ड मिलता है ना तो मुझे कई दफ़ा फ़ोन या लेटर आते हैं कि साहब ये हमें मिला है अवार्ड। जब आपको मिलता है हमें खुशी ऐसे लगती है हमें। तो हर अवार्ड जब भी मिलता है तो मैं कहता हूँ ये भी आपके नाम है, इन्हीं के नाम है अवार्ड। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फिल्मी दुनिया के लेजेंड धर्मेंद्र पर आरोप है कि ये बड़े आशिक मिजाज हैं। धर्म जी, मैंने सुना कि आपकी तस्वीर तकिए के नीचे रख के लड़कियां सोती थी। सुना तो मैंने भी है, लेकिन आपकी खूबसूरती के किस्से सुने। जया बच्चन ने आपको ग्रीक गॉड कहा। दिलीप कुमार जैसा लेजेंड, उन्होंने कहा ये ही मैन है। सब तारीफ तो करते हैं, लेकिन मुझे सुनने के बाद मैं डर जाता हूँ और मेरे पैर मजबूत हो जाते हैं। लेकिन मैं कि यार ये मकाम जो इन्होंने दे दिया, मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, अगर मिला है तो इसको बनाए कैसे रखूँ। और इसी कुछ कुदरत की देन है, मैंने तो कुछ मैं करता भी नहीं, मैं सिंपल आदमी हूँ। और हाँ, मर्द हूँ। मर्द अगर थोड़ा चंचल ना हो और थोड़ा खिलंदड़ा ना हो तो फिर मर्द कहलाने का भी कोई हक नहीं है उसे। कोई भी इंडस्ट्री में ऐसी हीरोइन नहीं होगी जिसके साथ आपने काम न किया हो। मीना कुमारी, शबना टैगोर, मुमताज, बड़ी लंबी लिस्ट है। जीनत अमान, कोई रह गई? कई हैं। मैंने सुना, मुझे किसी ने भेजा उस पर कि आई हैव वर्क विद 70 हीरोइंस। जी, अभी मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा, गिनता हूँ, मैं फिर भूल जाता हूँ, गिनती मेरी कमज़ोर है। तो कुछ करके मैं सोचूंगा कि इसके ऐसी हीरोइंस श्रीदेवी हैं। जी हाँ, श्रीदेवी, जीनत अमान या फिर डिम्पल, ये ऐसी हीरोइंस हैं जिनके साथ आपके बेटे सनी हीरो आ रहे थे। हाँ, वो एक दौर था। अभी कोई और होता तो पता नहीं गिनी बुक के पास पहुंच जाता कि बाप बेटे दोनों हीरोइनों के साथ हर फिल्म में इतना लेके पहुँच। तो हमारी गिनी बुक तो यही है सर। ये गिनी बुक क्या वो हीरोइंस हैं या नहीं? मतलब नहीं, ये जो अवाम है ये गिनी बुक ये हैं। वो कुछ मेरा क्या है कि मैं एक सिंप्लिसिटी है और ज़्यादा रोमांटिक हैं। और सिंप्लिसिटी में रोमांस होता है। जज्बाती हूँ, जज्बात में भी रोमांस होता है, बगैर रोमांस के मतलब आपकी तो शुरुआत हुई, पहली फिल्म उसका नाम ही ये था, दिल भी तेरा हम भी तेरे। जी हाँ। और यही सिलसिला आज तक चल रहा है। पी शराब बेहिसाब, न रखा माशकों का हिसाब, संभाला किसे नहीं, गिरने किसे दिया, मुझे मिला मेरी वफाओं का सवाब। लोग बताते हैं कि पहली मोहब्बत फिल्म इंडस्ट्री में हुई मीना कुमारी से। बहुत बड़ी स्टार थी उस वक्त। नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं फ़ैन था उनका। वो बहुत बड़ी स्टार थी, मैं तो आया ही था। मैं तो एज ए फ़ैन उनको देखता रहता था। और फ़ैन और स्टार के रिलेशन को मोहब्बत कहते हैं तो उसे मोहब्बत समझ लीजिए। उन्होंने आपको शायरी करना सिखा दिया? नहीं, शायरी तो मैं कहीं अब आके मुझे 2001 में कुछ फील हुआ कि मैं शायर हूँ। कोई कुछ नहीं सिखाता, आता है तो अंदर से ही आता है साहब, किसी से सिखाने से नहीं होता कुछ। और उन्होंने आपको पीना सिखा दिया? नहीं, बिल्कुल कोई। मुझे लेडीज़ पीते हुए अच्छी नहीं लगती, उनके हाथ में गिलास अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्या है, ये महिला है, ये इसका एक अपनी तस्वीर है मेरे मन में कि वही जो हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में कि ये हैं जस्ट टू लुक एट देम, या इनके हाथ में वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती।
दो किस्से हैं मीना कुमारी जी को और आपको लेकर। एक तो रज़िया सुल्तान में कमाल अमरोही ने हैंडसम धर्मेंद्र का मुंह काला इसलिए करवा दिया क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते थे। अब रोल वो तो निगरो का रोल था, इट्स ए गुड रोल, तो उसको काला ही होना चाहिए था, अभी गोरा तो याकूत हो नहीं सकता था। इट्स ए गुड रोल, याकूत उर्दू में उसमें खूब अच्छा बोला। अब आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक होगा, पता नहीं, उसकी वो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। वो पुरानी काफ़ी हमसे भी पहले के ज़माने की बातें, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। पाकीज़ा में कमाल अमरोही ने आपको रोल इसलिए नहीं करने दिया कि उस फिल्म में मीना कुमारी हीरोइन थी? जेलस हैं लोग यार। अब इसकी डिटेल में जाने से इसकी जो भी है वो कम हो जाता है। तो जितनी भी हीरोइन रही, सायरा बानो, जीनत अमान, मुमताज़, रेखा, जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा फिल्में किसके साथ की? सबसे ज़्यादा हिट कौन सी? ज़्यादा तो मेरे हेमा के साथ ही चली है, सब 20-25 फिल्में कोई करीब, सब हिट सुपर हिट होती रही है, ज़्यादा उनके साथ हैं। लेकिन मैंने सुना कि उनसे के साथ जब आप फिल्म करते थे तो थोड़ी शरारतें ज़्यादा करते थे। नहीं, शरारत तो हर किसी के साथ, उनकी शरारतें नोट हो गई होंगी। शरारती क्या, शरारती एक्टर के अंदर ये विट्टी होना, रोमांटिक होना, छेड़छाड़, इमोशन, रो पड़ना, जाग पाना, चलना, ये सारी गुण अगर हों तो अच्छी बात है। ये कुछ बचपन से ही थे, पनपते पनपते बढ़ते गए तो बढ़ते गए तो बढ़ते गए। तो उसमें जो अखबारों में खबरें छपती थी उनमें लिखते थे बड़ी मुश्किल से धर्मेंद्र को मिली हेमा मालिनी। नहीं, जो मिलना होता है मुश्किल से तो मिलता नहीं, वो तो आसानी हो जाता है ऐसा। जैसे ऐसे किस्से थे कि जब आप उनके साथ सेट पर होते थे तो उनके पेरेंट्स आ जाते थे, पहरेदारी करते थे। किसी की चीज़ की तफसील में जाने से मेरे ख्याल में रजत जी, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। ज़ाती ज़िंदगी रहे पोशीदा, इसी में इसकी खुशनुमाई है। हो जाती है नीलाम चौराहे पर सरेआम जब जब आई है। एक किस्सा मैं ज़रूर पूछना चाहता हूं कि वो कई जगह लिखा गया कि जो कैमरामैन था उसके साथ सेटिंग कर लेते थे और कहते थे अगर कान पे हाथ लगाओ तो रीटेक और नाक पे हाथ लगाओ तो टेक। अब कई जगह बहुत करना पड़ता है, सिर्फ यहीं क्यों, कई जगह किया है। अच्छा। मैं शरारती तो था साहब, और लेकिन स्वीट शरारती है, नहीं कोई डर्टी शरारती नहीं था। एक डर्टी शरारती होते हैं, एक सैडिस्टिक टाइप होते हैं। मैं बड़ा इमोशनल और नेक शरारती था। कैसी शरारतें करते थे? अब जैसे आप तो गिनवा रहे हैं, मैं क्या गिनवाऊँ। आपने रेखा जी के साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत पहले की थी वो, काफ़ी साल पहले, तो अभी आप उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर से इतने सालों बाद, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ में? अभी कैसा लग रहा है आपको उनके साथ इतने सालों बाद स्क्रीन शेयर करके? मेरी अच्छी दोस्त रही हैं, और वो दोस्ती जब एक दफ़ा हो जाती है तो किसी मकाम पे मिलो, दोस्त दोस्त बनकर ही मिलता है। कोई उसमें कोई दर्जा नहीं रहता है, और ये मोहब्बत ऐसी है कि इसकी मिकदार होती हो। ये मोहब्बत होती है तो बेपना होती है, नहीं तो नहीं होती ना। इसका तो आज भी उसी लेवल से उसी जगह मिलते हैं। मैंने ये मकाम बना लिया है अपना इंडस्ट्री में। लोग मुझे जो आज से 10-20 साल पहले मिलते थे आज भी वही मिलते हैं, क्योंकि मेरी दोस्ती स्पॉट बॉय से लेके फाइनेंशियल तक थी। फाइनेंशियल का तो नहीं थी, लेकिन स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक तो थी। मेरा व्यवहार सबसे एक जैसा था। प्रोड्यूसर से रेखा के बारे में पूछ रही हैं, आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। रेखा बड़ी सोहनी कुड़ी है जी, हाल उसने
उसने अपने आप को बहुत मेंटेन किया अच्छी तरह से। अब देखिए अभी भी कैसे रहती हैं। और इस फिल्म में भी आप देखिएगा हमारी कि आपको लगेगा ये क्या है, तो हट के तो मैं भी उनके साथ लगा रहता हूँ कि मैं भी वैसे ही रहूँ। तो मैच होता है ना कि यार ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत ना निकल जाए, तो मैं अपना लगा रहता हूँ। तो ये इट्स ऑलवेज ए ह्यूमन नेचर टू बी लव, टू बी लाइक, एडमायर। आपको भी यही फील होता होगा हमेशा कि हम अच्छे लगें, हमें कोई देखे तो हमारी चाल अच्छी हो, हमारा किरदार अच्छा हो। ये ह्यूमन नेचर है, तो बदलती नहीं है किसी की भी, और अच्छी बात है। इसी को लेके आदमी अपने आप को मेंटेन भी करता है। जीनत अमान भी आपको बहुत अच्छी लगती थी? अब किस किस का सुनाऊं मैं। अब तो मुझे खोल देंगे। सब मेरे दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं। अब एक अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत प्यार भरा, और खुश हूँ मैं। मुमताज़ के साथ भी आपकी जोड़ी काफ़ी हिट थी। Mahmoobaz also great. He is a nice lady. आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो होता था, चलते थे, मजा था। तो मौसम वाकई में बेईमान हो जाता था? अब बहुत डायरेक्ट हो रहे हैं। कुछ अंदाजा भी लगा लिया करो। हर इल्ज़ाम पूछकर ही पूछा जाए तो, क्योंकि पकड़ने वाले तो तलाश कर ही लेते हैं। अगर इल्ज़ाम लगाने के मुलजिम के बगैर बताए भी गिरफ्तार कर सकते हैं आप मुझे। आपको जनता के प्यार ने तो गिरफ्तार किया ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो गिरफ्तारी के लिए तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमेशा गिरफ्तार है। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सुपरस्टार धर्मेंद्र पर इल्जाम है कि राजनीति में ये मिसफिट हैं। धर्म जी, आप सेहत में फिट, एक्टिंग में फिट, डांस में फिट, हर डायलॉग लिखने में फिट, ये सियासत में अनफिट कैसे हो गए? मैंने सियासत के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी आऊँगा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन कुछ भाइयों ने मुझे मिले जब, तो मैंने कहा यार वहाँ अच्छे लोग कम होते हैं। तो बोले अच्छे लोग आएंगे नहीं तो अच्छा कैसे होगा। वो बात मुझे ऐसे लगी जैसे मैं ही एक बस मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, मैं जाऊँगा तो हिंदुस्तान को ठीक कर दूँ। मगर ये जज्बाती लोगों का काम नहीं। यहाँ पे तो थिक स्किन होना पड़ता थोड़ा। यहाँ की बात कुछ भी कर गुजरते हैं ये। लेकिन ये 5 साल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल घड़ियाँ थी, और इन 5 सालों में मैंने बीकानेर के लिए जो कुछ किया है उस मैं ही जानता हूँ। अगर कोई आपका जाए अभी जायज़ा लेकर आए तो उसके मालूम होगा उस 5 साल में क्या क्या काम हुए हैं, बेपनाह काम हुए हैं। फिर भी श्रेया नहीं मुझे मिला, काम मैं कर लेता था, पत्थर अपना नाम का कोई और लगवा जाते थे। तो मैंने कहा मैंने कौन से पत्थर देखने आना है, लगा रहा पत्थर में मट्टी पड़ेगी, हो जाएगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको मुद्दा बना के जीतते आ रहे थे लोग, कि वहाँ एक सूरसागर है, वो एक बीकानेर की रीढ़ की हड्डी पर एक फोड़े की तरह था, और लोग दुखी थे, घर छोड़ के जा रहे थे। उस जगह एक खूबसूरत जगह बना दिया मैंने, उसको बहुत खूबसूरत कर दिया। अभी लोग खुश हैं, वापस आ गए हैं, घरों की प्राइस बढ़ गई है, सड़कें, ये वो काफ़ी कुछ किया है मैंने। मगर बहुत मुश्किल मेरा गुजरे मरा। मैं जिस वक्त हाँ कर बैठा उस वक्त मैंने बाथरूम में अब शीशे में अपना सर मारा था। जहाँ रूह सहमत नहीं वहाँ उसकी रहमत नहीं। मेरी रूह सहमत नहीं थी।
मैं मान गया। इसलिए सहमत नहीं थी क्योंकि आप कहते थे एक्टिंग मेरी महबूबा है, जी हाँ, तो सियासत आपकी सौतन हो गई ना बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कहा कि अब फिर से चुनाव लड़ने को आपसे कहा कि एक बार फिर चुनाव लड़ लीजिए। किसने कहा? ये अखबार में छपा है, फिर आपने कहा कि कौन उल्लू का पट्टा दोबारा चुनाव लड़े। ये सही है, बिल्कुल ये कहा मैंने। मुश्किलें शायद लोगों को मालूम नहीं कि सिर्फ सियासत में नहीं, एक्टिंग में भी मुसीबतें आपने झेली हैं। हकीकत में 19,000 फीट की ऊंचाई पर, जी हाँ, खुरदुगला हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, ऑक्सीजन की कमी, वहाँ भी काम किया मैंने। हमारा मेकअप मैन तो, कई लोग तो बीमार पड़ गए थे, हमारी स्किन फट गई थी रियल में। जो आज सोल्जर मैं देखता हूँ कैसे काम करते हैं। और वहाँ LMG लेकर पूरे पहाड़ पे चढ़ के हम उतरे। मेरे साथ वो मैक जो सांबा बना था, वो एक और थे, 3 आदमी थे। तो चेतन साहब ने कहा कि आप वहाँ जा सकते हो धर्मेंद्र, आपको जूम लेंगे, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ दूसरे भी चले जाएंगे। अब वहाँ गए तो जो मैक था, ओ सांबा, तो वो क्या कहता है, मैंने कहा यार इसको क्या हो रहा है तेरे पैन। तो हमने पूरी वर्दी पहनी है, पानी ही साथ में नहीं है, देखिए। तो मेरे वो जो बैग था पीछे, उसमें कुछ हिल रहा था, वो छोटा सा सेब था, वो उसके मुंह में निचोड़ा ऐसे जाके। तो ठीक है, मैंने कहा बता दे जा सकता है, नहीं तो वापस चलो, यार तू मरेगा। कहता नहीं यार वो चेतन साहब क्या कहेंगे। मैं कहा चेतन साहब को मैं संभालूंगा, तू ऐसे मत चल। लेकिन इस तरह के मुश्किलों में सब हमने काम किए हैं। तो गुलामी में राजस्थान में सुना 47 डिग्री टेम्परेचर में। हाँ जी, वो 47 में किया, लेकिन काम ये जो इसी को पैशन कहते हैं, इसी को वो आग कहते हैं कि काम करना है, कहीं भी चलो, इलास्का चले चलो, तो काम में मज़ा आता है। भूल जाते हैं गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, ऑक्सीजन है नहीं है। ये पैशन था, तभी ये जो इतने साल मैं गुजार पाया। एक आज भी वही है, आज भी मुझे ऐसे लग रहा है मैं न्यू कमर हूँ कोई, आज भी मुझे सीखना है, आज भी मैं अच्छा शॉट दूँ, आज भी मैं सब अच्छा कर सकूँ। ताकि ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो मकाम मोहब्बत जो मिली है वो उसको बनाए रखूँ। मुझे कुछ शोहरत, तो समुंदर शोहरत के साहिल नहीं होते, मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ, हाँ डूब जाते हैं। तो ये तो उसके बावजूद भी यही ज़िंदगी है, अगर नहीं करोगे, चलते रहो। मैं एक अपने आप को हौसला देने के लिए इनको भी हौसला आएगा। फहरिस्त होती है लिस्ट, फहरिस्त कारनामों की अपने, थमाकर हाथ में वक्त के। वक्त के साथ चलो, वक्त से डरो, वक्त तो ये करो। तो मैं वक्त से कह रहा हूँ, फहरिस्त कारनामों की अपने, थमाकर हाथ में वक्त के, तामील हो हुक्म दे दिया है। नक्शे पा, पैरों के निशान, नक्शे पा फतेह के अपनी छोड़ने बाकी हैं अभी, रुख हवाओं के मोड़ने बाकी हैं अभी, सबक खतरों को सिखाने बाकी हैं अभी। यलगार हो, बुलंद हो नारा जांबाजी, मिलेगा ना सानी कोई वर के तारीख अपना, जहाँ पे खेल जाने के इरादे बाकी हैं अभी। हम ये कहते हैं आज धर्म से, धर्म सा दूसरा नहीं है दुनिया में धर्म से। और मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं ऐसे लग रहा हूँ जैसे अंकल हूँ मैं आपका। और ये इस जवानी का राज क्या है, वो जरा हम कुछ लोगों को भी बताइए। देखिए साहब, रूह, चेहरा जो आपकी रूह का आईना है, प्यार मोहब्बत आपका सेंचता है जज्बात को मेरे, प्यार मोहब्बत आपका सेंचता है जज्बात को मेरे, इसीलिए आज भी जवान हूँ मैं।
धर्म जी, सारी दुनिया कहती है धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं, वन एंड ओनली है धर्मेंद्र, लेकिन एक इंसान है जो थोड़ा बहुत धर्मेंद्र के जैसा है। मैं उन्हें आपकी अदालत में इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज वेलकम सनी देओल। ये सरप्राइज है आपके लिए। सनी, आपकी अदालत में आपने बहुत कुछ कहा था धर्म जी के बारे में। एक बार फिर आपकी आंख में आंसू है, इमोशन है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पीछे बैठा सब कुछ देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग बदमाश थे बीच में, कुछ शरारत थे, उनको मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इतना सारा प्यार, और जैसे पापा ने कहा कि हम जो हैं क्योंकि हम आपके लोगों के दिल में हैं, और वो मुझे जहाँ भी हम जाते हैं मैं वही दिख रहा है, और यहाँ पर भी अभी आप लोग साथ में। मैं चाहता हूँ कि धर्म जी के बारे में आप कहें, क्या रिश्ता है? पापा का रिश्ता ये वही है जो मेरे बाप के साथ था। बस यही है कि हम लोग बहुत इमोशनल हैं, और जब भी कुछ होता है तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो आंसू किसके पहले आते हैं, आपके या धर्म जी के? बेटा हूँ, छोटा हूँ तो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी जो भी है वो अपने पेरेंट्स की वजह से है। मैं तो धर्म जी आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने इनसे बहुत सारी बातें की थी आपके बारे में जी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास सनी जैसा बेटा है। और हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसके ऊपर जाए, उससे ऊंचा मकाम हासिल हो। ये एक रिश्ता है बाप का जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। और तो मुझे यकीन है मेरे बच्चे मेरा नाम रखेंगे, रोशन रखेंगे। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया सुपरस्टार धर्मेंद्र पर। हमने उनसे पूछा उनके अलग अलग रोल्स के बारे में, उनके डायलॉग्स के बारे में, जनता को मिले उनके प्यार के बारे में, और उनकी अपनी बेपरवाहियों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने विचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के फैसले का। जी। आज के वकील श्री रजत शर्मा की अदालत में जज बनने का मौका मुझे कई बार मिला है। देश के और संसार के बड़े बड़े लोग इस अदालत में आते रहे हैं, लेकिन सचमुच आज धर्मेंद्र जी का मुकदमा बड़ा बेजोड़ रहा है। इतनी सादगी, इतनी विनम्रता धर्मेंद्र जैसे एक महान कलाकार में मुझे कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिली। बहुत गज़ब की विनम्रता और सादगी आपके जीवन में है, और आपकी शायरी सुनकर तो मैं दंग रह गया। जी। मैं ये समझता हूँ अब ये अदालत आपसे निवेदन करती है कि आपने रोल तो बहुत किए, लेकिन अब शायरी के लिए आप अगर मुशायरों में शिरकत करना शुरू करें तो भारत ही नहीं दुनिया के पड़ोसी देशों में भी आपका नगाड़ा बज उठेगा। और इतनी दो पंक्तियों में क्या गज़ब की बात आपने कह दी है। उन बातों से नतीजा ये निकलता है कि आप एक महान फिल्म स्टार ही नहीं हैं, एक बहुत अच्छे इंसान ही नहीं हैं, लेकिन आप में देव की दिव्यता का निवास है। और जैसा उनका बाल्यकाल रहा,
जो ज़हमतें उन्होंने सही और जो मुश्किलात से वो गुज़रे और उसके बाद इतनी कामयाबी अर्जित की, ये फिल्म जगत के ही लिए नहीं, सारे भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ये अदालत ईश्वर से प्रार्थना करती है कि धर्मेंद्र जी को 100 बरस ही नहीं, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं सुबह, जीवेम शरद शतकवम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतमदीना, और उससे भी आगे 100 बरस से भी आगे का जीवन दे। आपको बहुत बधाई। और आप पर जो भी आरोप लगे हैं उन सब से आपको मुक्त किया जाता है। आज मैं जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम लेकर जा रहा हूँ। ये आपके शब्द बहुत खूबसूरत आपने मेरे लिए कहे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने शायरी के बारे में कहा तो मैं कह देना चाहूँगा कि शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी। शायरी मेरी, बात ये दिल की तेरी मेरी। जिस दिल ने सुनी उस दिल ने कहा, कब इसने सुनी चुपके से कह दी। दिल की हर दिल को छू गई, दिल ने दिल से जब भी दिल की कह दी। आपको बरी किया जाता है जी। ऐसी अदालतों में मैं चाहता हूँ मुझे रोज बुलाया जाए। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि धर्मेंद्र जी इसी तरह से जनता को एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों का प्यार पाते रहेंगे, मान और सम्मान पाते रहेंगे और अपनी शायरी से लोगों का दिल जीतते रहेंगे। आज का शो यह खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।